चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके, फर्स्ट लेक्चर में जो है ना हम मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे, एंड जो हमारा सेकंड क्लास होगा उसमें जो है ना हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लेक्चर को करेंगे। ठीक है। अच्छा, स्किज़ोअफेक्टिव, आज हमारी ये स्किज़ोफ्रेनिया का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन है कि कौन सा है, एक मिनट, लेट मी सी। सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, और उसके बाद है हमारे पास कैटाटोनिया। ठीक है, दैट कैटाटोनिया है क्या चीज़, एंड कैटाटोनिया में बेसिकली कौन से सिम्टम्स जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे। दैट स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है क्या चीज़। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के रिलेटेड। दैट स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो कॉम्बिनेशन है दो डिसऑर्डर्स का। इसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं और मूड सिम्टम्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब जो एक्टिव फेस सिम्टम्स है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच वगैरह, वो भी होती है। एंड जो मूड डिसऑर्डर या मूड एपिसोड सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेजर डिप्रेसिव एपिसोड या मैनिक एपिसोड सिम्टम्स, वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्किज़ो जो है ना, देखिए नेम जो है ना इस डिसऑर्डर का दो चीज़ों से जो है ना कंबाइन हुआ है। स्किज़ो साइकोटिक की तरफ जो है वो रिजेम्बलिंग कर रहा है, एंड अफेक्टिव मीन जो आप मूड डिसऑर्डर्स है उसे जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से इसे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का नेम भी दिया गया है। अच्छा, एन इंटरप्टेड पीरियड ऑफ इलनेस। ठीक है, ये स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जो है क्या है, एक इंटरप्टेड पीरियड ऑफ इलनेस है। ठीक है, इंटरप्टेड मीन कंटिन्यूस पीरियड ऑफ इलनेस। ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन, जिसमें क्या होता है, ड्यूरिंग विच देयर इज अ मूड मेजर मूड डिसऑर्डर या मेजर मूड एपिसोड। ठीक है, मेजर मूड एपिसोड में जो है आपके डिप्रेसिव एपिसोड भी आ सकता है, एंड आपका वो भी आ सकता है मैनिक एपिसोड। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों मेजर एपिसोड या जो मूड एपिसोड जिसमें डिप्रेसिव या मैनिक है वो कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। किसके साथ, क्राइटेरिया ए ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के साथ। क्राइटेरिया ए ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या थी, एक्टिव फेस सिम्टम्स है एंड नेगेटिव सिम्टम्स लाइक hallucination, delusion, disorganized speech और grossly abnormal motor behavior with catatonia and negative symptoms। ठीक है, तो ये है क्राइटेरिया ए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ इलनेस होता है। ठीक है, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ इलनेस होता है जिसमें मेजर मूड एपिसोड कंकरेंटली चल रहा होता है। किस चीज के साथ, क्राइटेरिया ए ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के साथ। ठीक है, अच्छा, नोट पे क्या लिखा हुआ है, द मेजर डिप्रेसिव एपिसोड मस्ट इंक्लूड क्राइटेरिया ए। ठीक है, अच्छा, जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है वो अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो मस्ट इंक्लूड करे किस चीज को, क्राइटेरियन A1 ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और वो क्या है, वो है डिप्रेसिव मूड। ठीक है, मतलब अगर मेजर मूड एपिसोड हो और उसमें मेजर डिप्रेसिव हो तो उसमें डिप्रेसिव मूड जो कि क्राइटेरियन A1 है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, तो वो मस्ट जाके इसमें इंक्लूड होने चाहिए। अच्छा, बी क्राइटेरिया क्या कहते हैं, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन for 2 or more weeks in the absence of a major mood episode mean, जब ये बीमारी स्टार्ट हो रही हो तो स्टार्ट में जो है ना 2 वीक्स के लिए डिल्यूजन और हेलुसिनेशन मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, या मोर वीक्स इन द एब्सेंस ऑफ मेजर मूड एपिसोड। डिप्रेशन और मैनिक की बात हो रही है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस, मतलब लाइफ टाइम ड्यूरेशन मीन स्टार्ट से जो चल रही होती हैं। ठीक है, 2 साल 3 साल तक जो कंटिन्यूस चल रही होती हैं, उस ड्यूरेशन की बात हो रही है। सिम्टम्स दैट मीट क्राइटेरिया for a major mood episode are present for the majority of the total duration of the active and residual portion of this illness। अच्छा, अब इसमें ये बात याद रखें
कि जो मूड सिम्टम्स या मेजर मूड एपिसोड की जो क्राइटेरिया होती है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस जो है ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिव या रेजिडुअल पोर्शन, मतलब जो स्किज़ोअफेक्टिव जो साइकोटिक सिम्टम्स है उससे ड्यूरेशन में जो मेजर मूड एपिसोड होता है वो ज्यादातर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्टिव एंड रेजिडुअल पोर्शन ऑफ द इलनेस, ठीक है। द डिस्टर्बेंस इज नॉट attributable to the physiological effect of a substance, और effect of a substance की वजह से अगर ये मसला आ रहा हो तो फिर हम जाके schizoaffective disorder की वो डायग्नोसिस नहीं देते, स्पेसिफाई करते हैं। फिर हम अगर schizoaffective में बाइपोलर टाइप आ रहा हो तो हम फिर बाइपोलर टाइप की स्पेसिफायर देते हैं, दिस सब अप्लाइज इफ अ मैनिक एपिसोड इज अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। लेकिन इसके साथ साथ जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है वो भी प्रेजेंट होता है। बाइपोलर बाइपोलर तो है ही, लाइक इस तरह प्रेजेंटेशन के फर्स्ट में मेजर एपिसोड होता है फिर जाके मेनिया की तरफ चले जाते हैं, दैट इज एक्चुअली बाइपोलर। डिप्रेसिव एपिसोड अगर सिर्फ प्रेजेंट है तो वहां पे जाके ओनली डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो पार्ट ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। प्रेवलेंस देखते हैं अब अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जो है वो 1/3 कॉमन है, जस्ट लाइक स्किज़ोफ्रेनिया। जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है इन द पॉपुलेशन ऑफ स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर वो तकरीबन 0.3% एस्टिमेट किया गया है। The incidence of schizoaffective disorder is higher in females than in males, mainly due to an increased incidence of the depressive type among females. ठीक है। अच्छा, जो schizoaffective disorder की जो incidence है या prevalence है वो फीमेल जेंडर में ज़्यादा है as compared to male, और फिर फीमेल में जो है ना बेसिकली जो डिप्रेसिव टाइप schizoaffective disorder जो डिप्रेसिव स्पेसिफायर के साथ होते हैं वो फिर फीमेल में ज़्यादा होता है as compared to मेल जेंडर। यहाँ तक क्लियर है? जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ सर। अच्छा, अब आते हैं एसोसिएटेड फीचर्स जो कि स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के डायग्नोसिस को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो जो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है वो तो फ्रीक्वेंटली इम्पेयर्ड हो जाती है, बट दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग क्राइटेरियन जो कि स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जिसकी वजह से स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर को हम जाके डिफरेंशिएट करें स्किज़ोफ्रेनिया से, ठीक है। ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है एक बात ये याद रखें दैट जितनी एकेडमिक ऑक्यूपेशनल और सोशल लाइफ है वो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से बुरी तरह अफेक्ट होती है, एज सेम इट इज इन स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, इसके साथ जो रिस्ट्रिक्टेड सोशल कांटेक्ट होता है एंड डिफिकल्टीज होती है विद सेल्फ केयर, दे आर एसोसिएटेड विद स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। जो सोशल कांटेक्ट होता है इनका बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब सोशल विड्रॉल स्टार्ट हो जाती है, और जो इनके अपने सेल्फ केयर डिफिकल्टीज है वो जाके स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ एसोसिएटेड विद स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। बट स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में जो नेगेटिव सिम्टम्स है जो कि हमने की फीचर्स में पढ़े थे कि नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सिम्टम्स जो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर को होते हैं वो इतने सिवियर नहीं होते और इतने कंटिन्यूस नहीं होते जितने कंटिन्यूस और सिवियर स्किज़ोफ्रेनिया में देखा गया है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है इनमें एनोसोग्नोसिया होते हैं। एनोसोग्नोसिया बेसिकली कहते हैं पुअर इंसाइट। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है दैट एनोसोग्नोसिया इज द लैक ऑफ एबिलिटी टू परसीव द रियलिटीज ऑफ वंस ऑन कंडीशन, ठीक है। मतलब इनकी जो हमारी एबिलिटी होती है दैट हम अपने अपने कंडीशन को अपनी कंडीशन के रियलिटीज को जाके परसीव करें, वो बेसिकली जो है ना वो कंडीशन वो एबिलिटी जो है ना इनमें लैक कर रही होती है, ठीक है। और ये एनासोग्नोसिया जो है पोर इनसाइट इनको जो है ना ये पेशेंट में जब हो तो उनको जो है ना अपने अब ये लोग अपनी बीमार को एक्सेप्ट ही नहीं करते, दैट ये लोग समझते हैं दैट दे आर नॉर्मल, और अपने आप को नॉर्मल समझते हैं दैट इन्हें कोई बीमारी है ही नहीं, ठीक है। तो इट इज आल्सो कॉमन इन स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, बट द डेफिसिट्स इन इनसाइट मे बी लेस सिवियर एंड परवेसिव देन दोज इन स्किज़ोफ्रेनिया। बट ये जो एनासोग्नोसिया वाली जो डेफिसिट्स है ये भी जो है ना इतनी सिवियर और परसिस्टेंट नहीं है एज
स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना ये इंसाइट जो है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस रहता है एंड सीवियर फॉर्म में रहता है, ठीक है। इंडिविजुअल with schizoaffective disorder may be at increased risk for later developing episodes of major depressive disorder or bipolar disorder if mood disorder या mood symptoms continue following the remission of symptoms meeting criteria A for schizophrenia। अच्छा ये बात याद रखें कि जो इंडिविजुअल schizoaffective disorder के साथ होते हैं तो वो एक इंक्रीज रिस्क पे होते हैं किस चीज़ के, लेटर डेवलपिंग एपिसोड्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि जब ये पेशेंट क्राइटेरिया ए फॉर स्किज़ोफ्रेनिया की रिमिशन की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पे रह जाता है मूड एंड बाइपोलर सिम्पटम्स, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये पेशेंट फिर मेजर या तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है या बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेजर डिसऑर्डर्स, वन इज schizo and second one is affective जिसमें psychotic symptoms and मूड सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जब क्राइटेरिया ए ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया रिमिशन की तरफ जा रही होती है तो वहाँ पे जो है ना मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एपिसोड या बाइपोलर डिसऑर्डर एपिसोड रह जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर वहाँ पे साइकोटिक सिम्पटम्स का ना होने की वजह से ये जब मूड सिम्पटम्स होते हैं ये उस इंडिविजुअल को एक न्यू डायग्नोसिस की तरफ जाके ले जाते हैं जो कि या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी हो सकता है एमडीडी या बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, देयर मे बी एसोसिएटिव अल्कोहल और एंड अदर सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब सब्सटेंस एंड अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से भी जो है ना स्किज़ोअफेक्टिव या इस तरह के सिम्पटम्स आ सकते हैं। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजी तकरीबन सब में प्रेजेंट होती है। जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है, मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो कजन्स आपके हो गए हैं, फर्स्ट कजन जो आपके सिबलिंग्स हो गए हैं, जो आपके पेरेंट्स हो गए हैं, अगर उनमें जो है ना ये चीज़ प्रेजेंट है तो आप भी जो है ना एक इंक्रीज रिस्क पे होते हैं किस चीज़ की तरफ, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की तरफ, ठीक है। अच्छा, the risk for schizoaffective disorder may be increased among individuals। उन इंडिविजुअल में जो है ना schizoaffective disorder की जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है इफ उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हो या बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ हो या schizoaffective disorder के साथ हो, ठीक है। अब सुसाइड रिस्क देखते हैं। सुसाइड रिस्क भी जो है ना तकरीबन 5% पाई गई है schizoaffective disorder, and the presence of depressive disorder is correlated with a higher risk for suicide। और इस suicide risk की जो main reason है वो due to presence of major depressive symptoms, उसकी वजह से जो है ना ये schizoaffective disorder का जो पेशेंट होता है वो जाके सुसाइड की तरफ चला जाता है, ठीक है। There is evidence that suicide rates are higher in North American population than in Europeans, Eastern European, South American and Indian population of individuals with schizophrenia or schizoaffective disorder। ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो है ये ज़्यादा वो दिखाई गई है कि इन जगहों के लोगों में जो है ना स्किज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर के साथ जो सुसाइड रेट है वो ज़्यादा है। जिसमें नॉर्थ अमेरिका आ जाती है, ईस्टर्न यूरोपियंस आ जाते हैं, साउथ अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलेशन आ जाती है। इसके बाद आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फर्स्ट वन इज साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। अच्छा, आप सबको पता है कि अगर मेडिकल कंडीशन या सब्सटेंस यूज की वजह से साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं, इन दैट कंडीशन वी गिव द डायग्नोसिस ऑफ सब्सटेंस इंड्यूस और मेडिकेशन, सब्सटेंस इंड्यूस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमने जो है ना टेम्पोरल रिलेशनशिप को देखना होता है कि वेदर इन सब्सटेंस यूज और मेडिकेशन की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रही है या मेडिकल कंडीशन है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेदर जो मेडिकल कंडीशन है, बीमारी है, वो इतनी ससेप्टेबल है कि जिसकी वजह से ये साइकोटिक सिम्पटम्स आ जाएं, ठीक है। अगर उस मेडिकल कंडीशन की वजह से वो साइकोटिक सिम्पटम्स या स्किज़ोअफेक्टिव सिम्पटम्स आ रहे हैं तो हम फिर जाएंगे किस चीज़ की तरफ, साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। और अगर
पहले से वो साइकोटिक सिम्टम्स सब सारी चीजें प्रेजेंट हो तो फिर हम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स से हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? Distinguishing schizoaffective disorder from schizophrenia and from depressive and bipolar disorder with psychotic features is often difficult. ठीक है क्या? हाँ, that's true। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आपके पास पेशेंट आया होगा स्किज़ोअफेक्टिव के साथ, फिर जब उसके क्राइटेरिया ए जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए मीट क्राइटेरिया ए जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में था, वो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में रिमिशन की तरफ जा रहा हो, ठीक है, तो वो पेशेंट जो है फिर क्या होता है, वो बाइपोलर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ जाके प्रोन हो जाता है, तो उसकी जो डायग्नोसिस है वो बिल्कुल जाके चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, क्राइटेरिया सी जो था वो क्या था, वो डिजाइन किया गया है किस चीज के लिए, कि वो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करे स्किज़ोफ्रेनिया से। एंड जो क्राइटेरिया बी था उसे डिजाइन किया गया था कि वो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करे बाइपोलर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स। ठीक है, तो क्राइटेरिया ए, बी एंड सी क्या था? सी ये था जो कि स्किज़ोफ्रेनिया से डिफरेंशिएट करते हैं, एंड बी जो कि मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर से डिफरेंशिएट करते हैं स्किज़ोअफेक्टिव का। ठीक है, तो मूड डिसऑर्डर मतलब डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर से ये कैसे डिफरेंशिएट होता है? दैट डिल्यूजन और हेलुसिनेशन जो है मस्ट 2 वीक्स के लिए या मोर वीक्स के लिए प्रेजेंट होने चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ मेजर मूड एपिसोड, वेदर डिप्रेसिव हो या मैनिक हो। स्किज़ोफ्रेनिया से जो है ना, हम कैसे इसे डिफरेंशिएट करते हैं? सिम्पटम्स दैट मीट द क्राइटेरिया फॉर अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर और bipolar episode are present for the majority of the total duration of the active and residual portion of the illness। मतलब जो एक्टिव क्राइटेरिया एक सिम्पटम्स जो है स्किज़ोफ्रेनिया के, उसके ड्यूरेशन के कंपैरिजन में जो मूड सिम्पटम्स होते हैं, वेदर डिप्रेसिव हो या बाइपोलर हो, वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जो है ना, हम जाके इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहाँ जा रहा है यार, मूड एंड मूड एपिसोड विद साइकोटिक फीचर्स से, एंड जो क्राइटेरिया सी था उसे हम जो है स्किज़ोफ्रेनिया की डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं स्किज़ोअफेक्टिव को। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ डिप्रेसिव और bipolar disorder with psychotic feature based on the presence of prominent delusion and or hallucination for at least 2 weeks in the absence of a major mood episode। ठीक है, वही बात हुई जो मैंने आपको वहां पे समझाई है। ठीक है, in contrast, in depressive or bipolar disorder with psychotic features, the psychotic features primarily occurring during the mood episode। ठीक है, अगर हम कंट्रास्ट में देखें तो अगर डिप्रेसिव एपिसोड हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो और उनके साथ जो है साइकोटिक फीचर आ जाए, तो ये साइकोटिक फीचर जो है प्राइमरीली कौन से टाइम पे आते हैं? जब मूड एपिसोड जो है या मूड सिम्टम्स जो है वो पीक पे हो या सिवियर हो। ठीक है, मतलब वो मूड एपिसोड्स की वजह से जो है ना जाके वो साइकोटिक फीचर स्टार्ट हो जाते हैं। Because the relative proportion of mood to psychotic symptoms may change over time, the appropriate diagnosis may change from and to schizoaffective। अब ये क्या होता है, ये proportion with time to time, ये symptoms of या proportion of mood या intensity या frequency of mood जो है mood symptoms to psychotic symptoms, ये with time to time change होती रहती है, जिसकी वजह से जो diagnosis है schizoaffective disorder का या डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर या बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर, तो ये इनके जो है ना, इनके पेशेंट में जो है ना बेसिकली ये चेंज होते रहते होते हैं ये डायग्नोसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा डायग्नोज है स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के साथ फॉर अ सिवियर एंड प्रोमिनेंट, a diagnosis of schizoaffective disorder for a severe and prominent major depressive episode lasting 3 months during the first 6 months of a chronic psychotic illness would be changed to schizophrenia if पहले वो ऊपर वाली जो प्रेजेंटेशन ये है कि इफ एक बंदा बीमार है 6 महीनों से और उसमें जो है जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है उसके सिम्टम्स लास्ट 3 मंथ से प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो उसकी जो इलनेस है वो चेंज भी हो सकती है स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ। क्यों? इफ एक्टिव साइकोटिक और प्रोमिनेंट रेजिडुअल सिम्टम्स
परसिस्ट रहे, परसिस्ट में कंटिन्यू रहे और सेवरल ईयर्स, ठीक है, विदाउट अ रिकरेंस ऑफ अनदर मूड डिसऑर्डर। अगर इसके दौरान कोई मूड डिसऑर्डर की या मूड एपिसोड की कोई रिकरेंस ना हो एंड सिर्फ एक्टिव साइकोटिक और प्रोमिनेंट रेजिडुअल सिम्टम रहे जो कि क्राइटेरिया ए में थे, तो फिर जाके हम हमारी डायग्नोसिस चेंज हो जाती है टूवर्ड्स स्किज़ोफ्रेनिया। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ पूछो। सर हम सब कुछ पढ़ते हैं, इसमें ट्रीटमेंट नहीं है सर। तो ट्रीटमेंट इसमें ज़रूरत नहीं है ना, फिलहाल आप लोग तो ये पढ़ो, ट्रीटमेंट तो जो है ना आप लोग की मेरे ख्याल में बीएस लेवल पे जो है ना ट्रीटमेंट है ही नहीं, ठीक है। आप लोग या तो एमएस लेवल पे जो है ना जाके ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, और या जब आप डिप्लोमा करेंगे तो उसमें जो है ना जाके आपको जो साइकोथेरेपी प्रैक्टिकल है वो जाके सिखाई जाएगी, ठीक है। जी वैसे सर। वैसे आप लोगों ने जो है ना आगे जाके मेरे ख्याल में क्लिनिकल और चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी होगी, तो उसमें जो है ना थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट के साथ जो है इन टच रखा जाएगा, बट वो जो है ना सिर्फ वो है आप लोग की जो है ना इन्फो के लिए कि कौन सी थेरेपी। ऑलरेडी हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो है ना काफ़ी थेरेपीज पढ़ी भी है ना, ठीक है, तो वही सारी ट्रीटमेंट्स इन डिसऑर्डर्स के लिए यूज होते हैं ना एज अ साइकोथेरेपी। बल्कि बायोलॉजिकल मॉडल में जो है ना हमने मेडिकेशन ईसीटीज के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो वो सारे ट्रीटमेंट्स इन्हीं डिसऑर्डर्स के लिए यूज होते हैं, बट जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होती है वो आप लोगों ने फिर जाके ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो वहाँ पे आप वार्ड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे उनकी फाइल्स वगैरह देखेंगे, तो वहाँ पे जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा वो इन्फो मिलेगी। और जो आप लोग की अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो मैंने आपको कहा है कि गूगल वगैरह के रीड वगैरह किया करे, साइकोथेरेपी फॉर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, साइकोथेरेपी फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोथेरेपी फॉर जी सर। स्किज़ोअफेक्टिव। तो ये जो है ना आपकी अपनी एक्स्ट्रा जो लर्निंग है उसकी वजह से भी जो है ना आपको इसकी इंफॉर्मेशन है। बट अगर हम करिकुलम वाइज देखें जो एचईसी की तरफ से है, तो उसमें जो है ना आपकी बीएस लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। वो तो या आप लोग डिप्लोमा में इंशाल्लाह बीएस के बाद जब एडमिशन लेंगे तो उसके थ्रू सीखेंगे, और या अगर आप लोग एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में करते हैं तो उसमें जो है ना जाके आप लोग सीखेंगे फिर, ठीक है। जी सर, और सर ये इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगा सर? सिक्स ये सेमेस्टर भी ये हो रहा है आप और अभी लोग तक का नहीं हुआ सेवन, है। ये आप लोग का सेवन्थ एंड एट में इंशाल्लाह। 7 और 8 में तो बहुत हाँ लेट हो रहा है सर। हाँ, तो उससे पहले क्या करना है आप लोगों ने? उससे पहले ज़रूरत सर नहीं है, उससे पहले ज़रूरत नहीं है ना, जब तक आप लोगों ने डीएसएम ना पढ़े हो तो आप लोग को तो लाइक हॉस्पिटल में अगर आप लोग हिस्ट्री ले भी रहे तो आप लोग को डायग्नोसिस की समझ नहीं आएगी फिर, ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह सही होके सर। सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास दो सिम्टम्स जो है मस्ट प्रेजेंट होते हैं, वन और टू सिम्टम्स, जिसमें है डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। अच्छा, अब जब ये सिम्टम्स हमारे पास आते हैं तो सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज करने के लिए हमारे पास एविडेंसेस होते हैं। वो हमारे पास हिस्ट्री से वो एविडेंसेस मिलते हैं हमें, फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें वो एविडेंस मिलते हैं, और लेबोरेटरी फाइंडिंग से, ठीक है। किस चीज़ के लिए? जो उस डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, दैट डिल्यूजन डिसऑर्डर उन एविडेंस के बेस पे आए हैं, और वो एविडेंस क्या होनी चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए, कैनबिस होना चाहिए, ओपिएट होना चाहिए, हीरोइन होनी चाहिए, आइस होने चाहिए, ठीक है। तो ये नशे की वजह से जो है ना ये डिल्यूजन और हेलुसिनेशन जब स्टार्ट हो जाए या किसी मेडिकेशन की वजह से स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर की डायग्नोसिस देते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना अब क्राइटेरिया ए में जो है ना हमारे पास दो चीज़ें हैं। द सिम्टम्स इन क्राइटेरिया ए develops during और soon after substance intoxication। intoxication मीन जब आप ड्रग्स ले रहे हो, मीन आप जब ड्रग्स को यूज कर रहे हो, और विड्रॉल जब आप ड्रग्स को छोड़ रहे हो, ठीक है, या आफ्टर एक्सपोजर टू अ मेडिकेशन, तो क्या हो जाता है? ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, द इन्वॉल्व सब्सटेंस और मेडिकेशन इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सिम्टम्स इन क्राइटेरिया ए। अच्छा, जो अब सब्सटेंस और मेडिकेशन वो बंदा इंडिविजुअल यूज कर रहा है, तो वो सब्सटेंस और मेडिकेशन
आपके पास ऐसी एविडेंस हो दैट आपको लगे दैट ये सब्सटेंस और मेडिकेशन केपेबल है किस चीज के, ऑफ रिड्यूसिंग द सिम्टम्स इन क्राइटेरिया ए में कौन से सिम्टम्स हैं, डिलूजन एंड हेलुसिनेशन, ठीक है। द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अ साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है, दैट इज नॉट सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस। अगर सब्सटेंस और मेडिकेशन की वजह से साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो नहीं आ रही, तो फिर हम उस दौरान फिर ये डायग्नोसिस नहीं देते, बल्कि जो प्रीवियसली हमने और सारे पढ़े हैं वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। सच एविडेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट साइकोटिक डिसऑर्डर could include the following। अच्छा, अब इस डायग्नोसिस के लिए जो है हमें एक इंडिपेंडेंट एविडेंस की ज़रूरत होती है साइकोटिक डिसऑर्डर के रिलेटेड। उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है। द सिम्टम्स preceded the onset of the substance or medication use। जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो किस वजह से उसके ऑनसेट या जो डेवलपमेंट है वो किस चीज़ की वजह से हो, सब्सटेंस और मेडिकेशन की यूज़ की वजह से। द और सिम्टम्स, अल्कोहल ड्रग। तो वो सब्सटेंस और मेडिकेशन के अंडर आ जाते हैं ना फैसल। सब्सटेंस के अंडर जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर जो है अल्कोहल, चर्च जिसे हम कैनबिस भी कहते हैं, हीरोइन हो गई है, ओपिएट हो गई है, आइस हो गई है, जितने भी सारी नशे वाली चीजें हैं ना वो सारे सब्सटेंस के अंडर आ जाते हैं। ये एक ब्रॉड टर्म यूज किया गया है, ठीक है। फिर आप लोग जब एक बंदा जो चीज यूज कर रहा है, वेदर कैनबिस हो, अल्कोहल हो, हीरोइन हो, फिर आप लोग हिस्ट्री में अपने डायग्नोसिस में स्पेसिफाई करते हैं कि क्या है, सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर तो है, बट ये क्या यूज कर रहा है, आप कैनबिस यूज कर रहा है तो कैनबिस का इस तरह आएगा, कैनबिस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, अल्कोहल इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, ओपिएट इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, इस तरह करना होगा, ठीक है। अब क्लियर है? जी सर। अच्छा, the substance persists for a substantial period of time, about 1 month। अच्छा, जो symptoms हैं वो continuous रहते हैं substantial period of time के लिए, एक specific period of time के लिए, जो कि at least 1 month होना चाहिए, after the cessation of acute withdrawal or severe intoxication, whether withdrawal हो या सिवियर इंटॉक्सिकेशन हो, तो 1 मंथ तक जो है ना उसके जो सिम्टम्स है वो कंटिन्यूस रहते हैं। और देयर इज अदर एविडेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट नॉन सब्सटेंस और medication induced psychotic disorder, for example a history of recurrent non substance or medication related episodes। दूसरी बीमारियों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो आप पिछले हमने पढ़े हैं अभी। The disturbance doesn't occur exclusively during the course of delirium। delirium एक न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर उसकी वजह से आ रहे हो तो फिर हम उसकी डायग्नोसिस देंगे, बजाय कि हम जाके सब्सटेंस इंड्यूस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ जाएं, ठीक है। द डिस्टर्बेंस causes clinical significant distress or impairment in social, occupational and other important areas of functioning, ठीक है। डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ना ये एरियाज जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। सोशल मतलब नशा कर रहा है तो जो ऑक्यूपेशनल जॉब वगैरह है, वर्क प्लेस, वो एरिया काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। जो सोशल है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। अगर स्टूडेंट हो तो एकेडमिक लाइफ भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, नोट में मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस डायग्नोसिस शुड बी मेड इंस्टेड ऑफ अ डायग्नोसिस ऑफ अ सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन और सब्सटेंस विथड्रॉल ओनली। अब आप लोगों ने इसकी तरफ नहीं जाना होगा कि सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन या सब्सटेंस विथड्रॉल की कोई स्पेसिफिक वो डायग्नोसिस दें। आप लोगों ने जो है ना बल्कि पूरे ओवरऑल सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर की डायग्नोसिस आप लोगों ने अपनी देनी होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्पेसिफाई इफ विद ऑनसेट ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन और विद ऑनसेट ड्यूरिंग विड्रॉल। अगर ड्रग्स ले रहा है और उसकी वजह से जो है ना वो सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, क्राइटेरिया ए वाली डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, तो हम स्पेसिफायर विद ऑनसेट ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन देंगे। अगर सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं विद ऑनसेट ड्यूरिंग विड्रॉल, विड्रॉल मीन जब एक बंदा नशा कर रहा हो और फिर उस नशे को छोड़ना स्टार्ट कर लेता है, विड्रॉल, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर उस टाइम पे जो है ना हम विद ऑनसेट ड्यूरिंग विड्रॉल वाले उसे देंगे, स्पेसिफायर को देंगे।
अच्छा, अब एसोसिएटेड फीचर्स हैं तो साइकोटिक डिसऑर्डर कैन अकर इन एसोसिएशन विद इंटॉक्सिकेशन विद द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अच्छा, जो सब्सटेंस जो साइकोटिक डिसऑर्डर है वो एसोसिएट करता है किस चीज़ के साथ? इंटॉक्सिकेशन। जब कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा हो तो कौन से सब्सटेंस के साथ हो सकता है? अल्कोहल के साथ हो सकता है, कैनबिस के साथ हो सकता है, चर्च, हेलुसिनोजेंस वगैरह जिसमें फेनसाइक्लिडीन एंड रिलेटेड सब्सटेंस आ जाते हैं। ये इसमें जो है ये समरबॉन्ड वगैरह और ये पेट्रोल स्मेल वगैरह, ठीक है, ये भी जो है ना नशे के लिए लोग यूज करते हैं। इनहेलेंट्स हो गए हैं, सिडेटिव्स हो गए हैं, हिप्नोटिक्स हो गए हैं, एंटीलेक्टिक्स हो गए हैं, स्टिमुलेंट्स में कोकेन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऐसी एसोसिएटेड फीचर्स है जिसकी वजह से साइकोटिक डिसऑर्डर जो है इजीली जाके हो जाती हैं इंसान में। साइकोटिक डिसऑर्डर कैन अकर इन एसोसिएशन विद विड्रॉल फ्रॉम द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सब्सटेंस। जब विड्रॉल हो तो फिर अल्कोहल, सिडेटिव्स हो गए हैं जो आराम वाली दवाई होती है, हिप्नोटिक्स हो गए हैं, एंजियोलेक्टिक्स हो गए हैं एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है। तो जब इन मेडिकेशन या सब्सटेंस से इंसान अपने आप को विड्रॉल कर रहा हो तो उसकी वजह से भी जो है ना हेलुसिनेशन और डिल्यूजन स्टार्ट हो सकती है। अब अगर हम मेडिकेशन को देखें जिसकी वजह से साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं तो इसमें एनेस्थेटिक्स और एनाल्जेसिक्स आ सकते हैं। ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, एंटी कन्वल्सेंट है, कुछ ना कुछ मुझे पता भी है कि किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स जो मिर्गी के झटके वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं, और एंटी कन्वल्सेंट्स उसके लिए भी यूज़ होते हैं क्या कहते हैं मूड डिसऑर्डर के लिए। एंटी हिस्टामिन जो एंटी एलर्जिक दवाई है, एंटी हाइपरटेंसिव जो ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए यूज हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशन, एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन जो जर्म्स के लिए, एंटी पार्किंसनियन मेडिकेशन जो कि पार्किंसन डिजीज के लिए यूज होती है, कीमोथेरेपी के एजेंट्स जिसमें साइक्लोस्पोरिन एंड प्रोकार्बोजिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो स्टेरॉइड्स मेडिकेशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिकेशन हो गए हैं, मसल्स रिलैक्सेंट्स हो गए हैं, इसमें एनसिड्स हो गए हैं, ये एनसिड्स ये ब्रूफिन वगैरह, पैराडॉल हो गया है, स्टॉनफोर्ड। इसे जो है ना हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या मेडिकेशन कहते हैं। तो इन सारे मेडिकेशन की वजह से भी जो है ना जाके पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी क्राइटेरिया ए के सिम्टम्स के। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना अब टॉक्सिन आ जाते हैं। टॉक्सिन में जो है ना लाइक जो जहरीली चीजें हैं, एंटीकोलिनेस्ट्रेज हो गया है, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़ों के लिए जो दवाई वगैरह होती हैं, सेरिन एंड अदर नर्व गैसेस जो जहरीली गैसेस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वोलेटाइल सब्सटेंसेस सच एज फ्यूल और पेंट। इवन पेंट देखिए, फ्यूल एंड पेंट की वजह से भी जो है ना साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है। प्रेवलेंस मैं करता हूँ, फिर उसके बाद अलग लिंक मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। प्रेवलेंस जो सब्सटेंस एब्यूज सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर की है तो वो जनरल पॉपुलेशन में अननोन है, लेकिन 7% टू 25% ऑफ इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइकोसिस को इन डिफरेंट सेटिंग्स। ठीक है। तो ये थे इसके प्रेवलेंस और जो एसोसिएटेड फीचर। सेकंड न्यू लिंक में जो है ना हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस और उसकी तरफ जाएंगे, फिर कैटाटोनिया की तरफ। ठीक है।